Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss some MCQs on electrostatics, and this video will be helpful for your KVS, NVS, HTET, DSSB and other PGT physics exam. And in this video here we are also going to discuss a topic that is Gauss divergence theorem, that is of BSc topic, and it's very important फॉर ए पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम्स. क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, ठीक है, तो वो भी हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट क्लियर पे भी कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है. तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम. सो हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. In figure, xy is an infinite line charge distribution. P and Q are point as shown. The ratio of electric field at P and Q is. So here xy is an infinite line charge distribution. एक infinite line charge distribution दिया हुआ है xy और P और Q के about 2 points दिए हुए हैं उसके अराउंड. तो उनके P और Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो हमसे पूछी हुई है. तो हमने एक आर्टिकल किया था इलेक्ट्रोस्टैट में कि एक ऐसे इन्फिनाइट लाइन चार्ज होती है, उसकी वजह से हम इस पॉइंट पे, सपोज ये डिस्टेंस r है, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से क्या है, r है, और ये इन्फिनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे वो हमारी आती थी 2 लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट r. ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, ठीक है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड करती थी, लैम्डा पे डिपेंड करती थी और आर पे डिपेंड करती थी, जहाँ पे आर जो क्या था, उस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था. यानी कि अगर हम यहाँ पे अपने इस सिनेरियो में बात करें तो एक्स वाई से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या हमें गिवन है, ए गिवन है, ठीक है. तो पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट विल बी लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए. सिमिलरली क्यू पॉइंट पे निकालेंगे तो उस पर भी 2 एप्सिलॉन नॉट ए आएगा. तो दोनों की रेशियो निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/1. तो ये क्यू पॉइंट पी से कितना दूर है डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों जो लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो लाइन से दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे. पी पॉइंट भी लाइन से ए डिस्टेंस पे, क्यू पॉइंट भी लाइन से ए डिस्टेंस पे. तो हमें इन्फिनाइट लाइन चार्ज जो है उससे डिस्टेंस देखना है. पी और क्यू पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस है, दैट डजेंट मैटर एंड that will not produce any effect on electric field. So ratio of electric field at point P and Q will be same, that is ratio electric field की value जो है P और Q पे that will be same. So ratio of electric field at P and Q क्या होगी, 1:1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, ठीक है. तो so this was question number first. Moving to our next question, the electric field at center of uniformly charged conductor is. अब देखो एक uniformly charged conductor हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये चार्ज है कंडक्टर, इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है. तो कोई भी, अब वो चार्ज कंडक्टर ज़रूरी नहीं है सर्कल शेप में, स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, बट क्लोज्ड सरफेस, उसने कहा क्लोज सरफेस है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पे. तो उसके सेंटर पे हमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो एक कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोशील्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है और उसके मतलब चार्ज जो होता है दैट रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है. कभी भी चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर नहीं पाया जाएगा. चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज की वैल्यू 0 होती है. इसकी वजह से हम अगर किसी भी चीज़ को कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से प्रोटेक्ट हो सकता है, और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है. जैसे रेन आ रही है, रेन हो रही है, लाइटनिंग हो रही है और हम गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि तो क्या होगा, गाड़ी की बॉडी कैसी है, मेटल की है, तो इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर, और जो भी अगर लाइट सपोज गिरती है तो वो गाड़ी के ऊपर गिरेगी, तो इट विल नॉट हार्म द पीपल इनसाइड द कार,
ठीक है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड बाय द मेटल बॉडी ऑफ कार। तो मेटल के अंदर कितनी भी मेटल के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता है, मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है और चार्ज विल ऑन द रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो उसने यही पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे। ठीक है, तो अगर अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। So this is about electrostatic shielding and this was the question on that. Now moving to our next question. When a negative charge is placed at the center of the sphere, एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया है, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होंगी, इट विल बी टुवार्ड्स द सरफेस लाइक दिस। ठीक है, रेडियली कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, पॉजिटिव चार्ज पे से निकलती है। पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स चार्ज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे लाइंस ऐसे इनवर्ड होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉसियन सरफेस नीडेड फॉर द डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एनी सरफेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें डिटेक्ट करना है तो गॉसियन सरफेस किस टाइप का होगा ये हमें देखना है। कोई भी सरफेस हो सकता है अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें इसने ये भी नहीं बताया ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, कोई भी सरफेस उसने कहा है, तो कोई भी सरफेस तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लोज सरफेस होगा। अब सेकंड उस ऑप्शन में उसने कह दिया कि क्लोज सरफेस है, तो क्या आप सही है, गॉसियन सरफेस हो जाएगा, नहीं, साइमेट्रिक भी तो होना चाहिए। तो इसमें साइमेट्रिक की उसने बात नहीं की, तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, डी नन ऑफ द अबव है। तो सी ऑप्शन देखो, अ सिमेट्रिक क्लोज सरफेस विच इज सच दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ नॉर्मल कंपोनेंट विच इज आइदर जीरो और हैज अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो एक सिमेट्रिक क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो इस टाइप का गॉसियन सरफेस होता है विच इज सच दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नॉर्मल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसा हो, नॉर्मल हो, विच इज आइदर जीरो और हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो है सी ऑप्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर द क्वेश्चन, फॉर द आंसर, एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सरफेस नहीं हो सकता, कि क्लोज सिमेट्रिक सरफेस होना जरूरी है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field inside a conducting material of radius r is again, ये क्वेश्चन अभी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, जीरो होगा क्योंकि चार्ज जीरो होगा। ठीक है, चार्ज भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर, तो जीरो ऑप्शन, जीरो विल बी करेक्ट हियर। नाउ सी द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन सीजीएस सिस्टम। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ सीजीएस सिस्टम में पूछी है। देखो हमने +2 क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक गॉस लॉ पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। यही होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। यही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, देखो यहाँ पे थोड़ा हम इसको पहले एडिट करते हैं, वहाँ से हम गॉस, इसमें क्या पूछा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पूछा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ करने के लिए पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी पता होनी चाहिए, तो अभी बताऊंगी मैं वो। देखो यहाँ पे अगर हम एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले, ठीक है, एक क्लोज्ड वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आती है, Q/V आती है। ठीक है, ठीक है, तो Q को हम रो V यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एस विल बी इक्वल टू 1/ε0 रो डी वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी वी वॉल्यूम है, तो 3 टाइम मैंने इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा वो 3 टाइम होगा। ठीक है,
इतना आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, divergence of E vector it will be E vector dot ds vector. So this is Gauss divergence theorem. According to it, volume integral of divergence of E vector over a closed volume will be equal to surface integral of इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। बेसिकली ये क्या करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर जो है वो ई वेक्टर में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो सरफेस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, देखो देखो ये E डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर डीवी। तो इसको हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके प्लेस पे। ठीक है, तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ई डी एस के प्लेस पे, हम क्या कर रहे हैं, या ये कह लो डाइवर्जेंस ऑफ, इसी से मैं आगे चलती हूँ। मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डीवी इसको ऐसे रखा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल है, ईडीएस के इक्वल है। और ईडीएस की वैल्यू हमारे पास क्या है, रो डीवी ट्रिपल इंटीग्रल, और बाहर क्या है 1/ε0। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/ε0 ट्रिपल इंटीग्रल वी रो डीवी। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो बोथ साइड देखो, इधर भी डीवी है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डेल डाइवर्जेंस को हम कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ई। तो डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बट दिस इज एस आई फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अगर हम इसको सी जी एस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 4 पाई रो। ठीक है, ये 1/ε0 की जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई रो आ जाएगा। सो दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन CGS फॉर्म, एंड दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन SI यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये किया। तो क्या हमसे पूछा था क्वेश्चन में, देखो डाइवर्जेंस फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन सीजीएस सिस्टम उसने पूछा है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई रो। यहाँ ए ऑप्शन दिया हुआ है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये किस में होता है, एसआई यूनिट में अगर पूछता तो आंसर ये आता, सीजीएस यूनिट में पूछा है तो आंसर क्या आएगा हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे देखो रो की जगह सिग्मा है। ठीक है, रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ सिग्मा साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से करना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एट अ पॉइंट आर फ्रॉम द शीट इज रिलेटेड एज। तो ई और आर का क्या रिलेशन होता है, देखो एक इनफिनाइट शीट है। ठीक है, ऐसे शीट ली हुई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहीं भी जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो क्या है, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, अगर लाइन के केस में पूछता तो क्या आया था, लाइन चार्ज के केस में हमने अभी पढ़ा था क्या आया था, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उस पे आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट शीट की बात करें तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो ई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। नाउ पॉइजन इक्वेशन इन सीजीएस गॉसियन सिस्टम। पॉइजन इक्वेशन हमने इसमें पूछी है, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखो
SI फॉर्म में ही मैं पहले बताती हूँ। हमने पढ़ा था डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या CGS में बता देती हूँ 4 पाई रो। अभी हमने डिस्कस किया कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या होती है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 4 पाई रो होती है, ठीक है। एंड ई वेक्टर जो है उसको हम माइनस ऑफ डेल वी भी लिखते हैं, ठीक है। ई वेक्टर को हम माइनस ऑफ डेल वी लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल वी माइनस का, ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो इट विल बी 4 पाई रो। तो यहाँ से डेल स्क्वायर वी जो बनेगा दैट विल बी माइनस 4 पाई रो। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस 4 पाई रो, दिस इज बेसिकली पॉइजन इक्वेशन इन CGS गॉसियन सिस्टम। अगर हमें SI की बात करता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। SI सिस्टम में पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज इन CGS सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लैपलेस इक्वेशन इन CGS गॉसियन सरफेस। लैपलेस इक्वेशन के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ देखो डेल स्क्वायर वी हमारे पास क्या आया है, माइनस 4 पाई रो आया है, ठीक है। अगर हम एक क्लोज सरफेस ले तो उसके अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, एंड डेल स्क्वायर वी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो बेसिकली डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या होती है, लैपलेस इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद पॉइजन इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन, एंड बोथ इन CGS एंड SI यूनिट वी हैव डिस्कस्ड. Now moving to our next and last question of this session, this is the electric field intensity on the surface of charge conductor. एक चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस के कंडक्टर पे वो कैसी होती है, नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव साइन से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो काफ़ी टाइम इसमें पूछी जाती है। तो ये कुछ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो वी हैव डिस्कस्ड हेयर सम MCQs ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आई होप these all are clear to you and will be a helpful session for all of you. And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and have a nice day.